हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं अंकित सिंह आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। हाँ, एक बार जल्दी से बताइए, क्या सभी चीजें आप लोगों को ठीक तरीके से सुनाई और दिखाई दे रही हैं? साथियों, एक बार हमें कंफर्म करिए, क्या सारी चीजें आप लोगों को ठीक तरीके से दिखाई और सुनाई दे रही है ना? अगर ऐसा है तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। रेशमी कुमारी, अद्वैत, प्रिया, शालिनी, प्रकाश, हाँ, अंशिक कुमार, कैसे हैं भाई आप सभी लोग? हाँ, सुप्रभात, शुभ संध्या, राधे राधे भाई सभी को। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो जब भी दिन में एक बार मुलाकात हो ना तो गुड मॉर्निंग आदमी कर सकता है, ठीक है ना? चलिए, सभी चीजें अगर आप लोगों को ठीक तरीके से सुनाई और दिखाई दे रही हैं तो चलिए एक मोटिवेशनल कोट के माध्यम से आज के सेशन का आगाज करना चाहेंगे। तू हौसला ना छोड़, कर सामना जहान का। तू हौसला ना छोड़, कर सामना जहान का। देख बदल रहा रंग आसमान का। ये तेरी शिकस्त का नहीं, तेरी जीत का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का। हाँ, हर हर महादेव। हाँ, चलिए भाई, महाकाल का नाम लेते हुए, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, तो सबसे पहले आप सभी साथियों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई ये बताओ, पूजा पाठ तो किया होगा ना आप लोगों ने? भगवान शंकर को जलाभिषेक किया कि नहीं किया आप लोगों ने? आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। आपने आसपास के किसी मंदिर में जाकर, जहां पर शिवलिंग अच्छे से स्थापित किया गया होगा, वहां पर जलाभिषेक आज के दिन पर आप लोगों को जरूर करना चाहिए। ठीक, तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेकर। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ठीक, तो महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर, इस दिन पर एक बार फिर से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। तो चलिए बेटा, आज के क्लास की हम शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए, यहां पर आपके सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर का दो डायग्राम लगा हुआ है। एक कुछ इस प्रकार से आप लोगों को दिख रहा है, एक यहां पर आप लोगों को दिख रहा है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर यहां पर आप लोगों को, यहां पर जैसे इस स्ट्रक्चर में अगर आप लोग देखेंगे तो न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस को दिखाया गया है। ध्यान से अगर आप लोग देखते भाई किसको दिखाया गया, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा एडजस्ट इसको हम कर लें। हाँ, ध्यान से यहां पर आप लोग साथियों देखिएगा, किसको भाई? यहीं पर आप देख पाएंगे ना, तो न्यूक्लियस को आप लोगों को दिखाया गया है। देख पा रहे हैं न्यूक्लियस, यानी कि यहां पर येलो कलर से जो ये आप लोगों को गोला दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस है। यहां पर ये कलर, यानी कि बाहरी कक्षाओं में आप लोग किसको देख पा रहे हो? इलेक्ट्रॉन को देख पा रहे हो। ठीक, ब्लू से यहां पर न्यूट्रॉन को दर्शाया है, रेड से यहां पर देखेंगे तो यहां पर प्रोटॉन को दर्शाया है। और ये जो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है कक्षाएं हैं, ये इनकी ऑर्बिट है। अगर यहां पर ना समझ में आया हो तो यहां पर फिर से आप लोग देख लीजिए। ठीक, तो यहां पर आप लोग देखेंगे तो ये कक्षाएं, ये ऑर्बिट आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। यहां पर देखिएगा तो आप लोगों को इनकी प्रकृति को बता रखा है कि पॉजिटिव चार्ज किस पर है, नेगेटिव चार्ज किस पर है। ठीक, तो जो पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स हैं, जो आप लोगों को केंद्रीय भाग न्यूक्लियस में बेटा दिख रहा होगा, इन्हें क्या कहा जाता है? प्रोटॉन कहा जाता है। जबकि बाहरी कक्षों में आप इलेक्ट्रॉन को देख पाते हैं जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, अर्थात जो ऋणावेशित कण होते हैं। समझ पा रहे हैं? और यहीं पर आप देखेंगे तो प्रोटॉन के साथ साथ नाभिक में, न्यूक्लियस में ही आप लोगों को क्या दिख जाएगा? न्यूट्रॉन दिख जाएगा, जिसको यहां पर लिखा गया। अगर ना समझ में आए तो आप लोग भाई लिख लीजिएगा, क्या शामिल किया गया है यहां पर? यहां पर बेटा न्यूट्रॉन को शामिल किया गया है। क्या? न्यूट्रॉन को शामिल किया गया है। तो याद रहेगा ना, इतनी बातें आप लोग जरूर याद करके रखिएगा। तो इसका मतलब क्या है? हमने ये तो देख लिया कि हमारी परमाणु संरचना में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में किस जगह पर प्रोटॉन होते हैं, किस जगह पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और किस जगह पर यहां पर न्यूट्रॉन होते हैं। इतनी चीजें, हाँ, इतनी चीजें आप लोगों को हमने यहां पर बता दी। ठीक है ना? चलिए, तो लेकिन इतनी यात्रा, मतलब इतनी कुछ समझने के लिए पहले हमें करना क्या होगा? हमें और पीछे चलना होगा, और हमें पहले अणु को समझना होगा, फिर परमाणु को समझना होगा। इसके साथ साथ परमाणु के मूलभूत कणों की हम बात करेंगे, जिसमें हम जानकारी आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के देंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, जिसे परमाणु संख्या, जिसे अंग्रेजी में एटॉमिक नंबर कहा जाता है।
फिर सुनिए, इसके बाद परमाणु भार क्या होता है इसकी चर्चा आप लोगों से हम करेंगे। एटॉमिक वेट की जानकारी आप लोगों को देंगे, ठीक, जिसे द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है। फिर सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इन सभी की चर्चा करेंगे। तो एक बार चलिए, हाँ, इसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा भाई, क्या है कि इसे दोबारा आप लोगों को हम दिखाएंगे। जब हम लिख लिख कर आप लोगों को यहाँ पर सारी जानकारी देने ही वाले हैं, तो हम आप लोगों को सारी चीजें बेटा यहाँ पर बताते चलेंगे। जिस प्रकार से अभी तक के सारे चैप्टर्स आप लोगों ने कवर किए हैं ना, उसी प्रकार से आगे की जानकारी भी आप लोगों को मिलती ही जाएगी, ठीक। तो चलिए ध्यान से इसे पहले आप लोग देखिएगा। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एक आउटलाइन दे देते हैं कि परमाणु संरचना में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक। हेडिंग बना लीजिए, आपका अगला चैप्टर होगा बेटा, आपके अगले चैप्टर के रूप में हम केमिस्ट्री में ही आपको किस तरफ लेकर आए हैं, परमाणु संरचना की तरफ लेकर आए हैं। यहां पर किसकी जानकारी आपको हम देने चल रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। छाप लीजिएगा, आपका अगला चैप्टर होगा बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर। कौन सा जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर। याद रहेगा ना आप लोगों को, ये सारी बातें खूब अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर की जानकारी यहां पर हम देने चल रहे हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, यहां पर हम पढ़ेंगे पदार्थ के मूलभूत कणों की। हेडिंग बना लीजिएगा ताकि आपको जानकारी रहे। लिखिएगा पदार्थ के मूलभूत कण। पहले इसे समझ लेते कि हमें पढ़ना क्या क्या है। पदार्थ के मूलभूत कण यानी कि हमें यहां पर समझना क्या है, अणु और परमाणु के बारे में समझना है। अणु व परमाणु क्या होते हैं, ठीक। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ, लिखिएगा, इसे अंग्रेजी में भी लिखते चलिएगा भाई साथ ही साथ, ठीक। लिखिएगा फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों से कहा कि सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, मॉलिक्यूल को समझना होगा एंड एटम को समझना होगा। मॉलिक्यूल और एटम को समझना होगा, ध्यान से इस बात का, हाँ, मॉलिक्यूल एंड एटम को समझना होगा भाई। इसके बाद आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, या ऐसा लिख लीजिएगा आंतरिक संरचना, परमाणु की आंतरिक संरचना इसके बाद आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो पहले हम सभी क्या करेंगे, एक बार टॉपिक नोट कर लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ने हैं। लिखिएगा परमाणु की आंतरिक संरचना, तेजी से हमारे साथ इसे नोट करिएगा। परमाणु की आंतरिक संरचना यहां पर आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। लिखिएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए, इसके बाद आप लोगों को आगे हम क्या पढ़ाएंगे भाई, इसके बाद हम सभी लोग पढ़ेंगे परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, ठीक, जिसे परमाणु क्रमांक भी कहा जाएगा। परमाणु संख्या या जिसे बेटा क्या बोला जाएगा, परमाणु क्रमांक पढ़ा जाएगा। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसके बाद हमें पढ़ना होगा। एटॉमिक नंबर, ध्यान दीजिएगा। एटॉमिक नंबर के बाद क्या पढ़ना होगा, चलिए आगे नोट करिएगा। इसके बाद हमें पढ़ना होगा कि परमाणु भार क्या होता है। वेरी वेरी आईएमपी है परमाणु भार, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, ठीक। चलिए, तो ये इसका मतलब क्या है, हमें पढ़ना होगा यहां पर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कवर करना होगा। एटॉमिक वेट या इसी को क्या पढ़ा जाता है बेटा, मास नंबर भी पढ़ा जाता है। मास नंबर, ध्यान से देखिए। तो हमने क्या क्या अभी तक आप लोगों को बताया, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। हमने कहा इस चैप्टर के अंतर्गत, जिसका नाम हमने क्या रखा है भाई, परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना के चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, तो हमने कहा सबसे पहले परमाणु संरचना के चैप्टर में हमें पढ़ना होगा कि पदार्थ के मूलभूत कण कौन से होते हैं, अणु और परमाणु क्या होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग, ध्यान से इस चीज को देखिएगा। इसके बाद हमें समझना होगा परमाणु की आंतरिक संरचना में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर देखे जाते हैं, इनकी प्रकृति क्या है, इनके खोजकर्ता क्या है, ये सभी कुछ आप लोगों को यहां पर हम बताएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हुए परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होता है ये हम लोग देख लेंगे। इसके बाद परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या होता है ये समझ लेंगे। जब इतना हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा तो आगे चल के आपको हम क्या पढ़ाएंगे, नोट लगा के लिखिएगा। इसके बाद का हमारा टॉपिक होगा, लिखिएगा, पहले सबसे पहले हम समझेंगे इसके बाद समस्थानिक क्या होता है। क्या जी, इसके बाद क्या समझेंगे भाई, समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक, ठीक, जिसे आइसोटोप्स इंग्लिश में कहा जाता है, आइसोटोप्स कहा जाता है। आगे देखिए, इसके बाद हमें क्या पढ़ना होगा, समभारिक पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा जी, समभारिक पढ़ना होगा, समभारिक, ध्यान देना। इसे बेटा क्या कहते हैं, इसे आइसोबार्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या पढ़ाएंगे, इसके बाद लिख लीजिएगा सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक कवर करना होगा, जिसे आइसोटोन्स कहा जाएगा। क्या जी, जिसे आइसोटोन्स कहा जाएगा, आइसोटोन्स कहा जाएगा, ठीक। इसके बाद लिख लीजिएगा सम इलेक्ट्रॉनिक को भी यहां पर हमें पढ़ लेना है, सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसे इंग्लिश में आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जा सकता है, ठीक। ध्यान से इस बात का आप लोग देख लीजिएगा। तो इतनी चीजें आप लोगों को यहां पर हम पढ़ाने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग भाई ध्यान से देख लीजिएगा और स्पष्ट हो जाइएगा कितनी चीजें आप लोगों को हम क्लास के दौरान पढ़ाने वाले हैं, ठीक। ये इतने टॉपिक हैं जिसको हम क्लास के दौरान डिस्कस करने वाले हैं। याद रहेंगी भाई आप लोगों को। तो पहले आप लोगों को जानकारी यहां पर मिल गई। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम शुरुआत करते हैं यहां पर पदार्थ के मूलभूत कण आप लोगों को समझाते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या बनाइए, हेडिंग बना लीजिएगा, परमाणु के मूलभूत कण। लिखिएगा परमाणु के या परमाणु के पहले लिखिएगा पदार्थ के मूलभूत कण। पदार्थ के मूलभूत कण सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, जिसमें हमें पढ़ना क्या है भाई, हमें पढ़ना है अणु व परमाणु को, अणु व परमाणु को पढ़ना है। यहां पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ए मॉलिक्यूल, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ए सबस्टांस होना चाहिए यहां पर, सबस्टांस, यानी कि किसकी चर्चा करेंगे भाई, यहां पर हम किसकी, यहां पर बात करेंगे मॉलिक्यूल और एटम की, मॉलिक्यूल और एटम की चर्चा यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा, अणु किसे कहते हैं। सबसे पहली हेडिंग हमारी कौन सी होगी, अणु किसे कहते हैं, इसे आप लोग नोट लगा के लिखिएगा। मॉलिक्यूल क्या होता है इसकी बात आप लोगों को बताते हैं। स्पष्ट है भाई। चलिए लिखिएगा हमारे साथ आप लोग, लिखिएगा ये स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। बेटा ये चैप्टर याद रखना, ये चैप्टर तुम्हारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी ने कई बार यहां से क्वेश्चन बनाया ही बनाया है। समझ पा रहे भाई, सत्यम, ओडम, रेशमी, विष्णु, मंटून, रविकांत, प्रकाश कुमार जी, भाई किसी प्रकार की कोई अगर समस्या होगी साथियों तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक। चलिए, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। क्या बेटा, परमाणु अणु जो होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते। देखिए, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते। लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। याद रहेगा भाई आप लोगों को। हाँ लिखिएगा,
लिखिएगा मॉलिक्यूल कैन नॉट बी फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट, अच्छा यहां पर ये रह सकते हैं तो कैन बी लिख लीजिएगा। मॉलिक्यूल कैन बी फाउंड इन फ्री स्टेट बट डज नॉट टेक प्लेस इन chemical reaction, does not take place in chemical reaction। याद रहेगा, हमने सिर्फ आपको इतना बताया कि जो अणु होते हैं बेटा वो स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकते हैं, ठीक। हाँ चलिए ठीक है। ईश्वर चंद्र कह रहे हैं कि यू आर ग्रेट गुरुजी। अरे भाई बहुत महान नहीं है, हम बहुत महान ना बनाइए, छोटे से एक इंसान है, थोड़ा बहुत विज्ञान आता है इसलिए आप लोगों को पढ़ा लेते हैं, ठीक। चलिए हाँ बाकी आप खूब मजबूती से पढ़िएगा बेटा। देखो सपनों के पीछे पागल होना पड़ता है, समझ पा रहे हैं भाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हम सभी विद्यार्थियों के क्या होते हैं, आदर्श माने जाते हैं, है ना ऐसा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये क्या कहा करते थे, सपने वे नहीं होते जो अपने हम बंद आंखों से देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो बीपीएससी के एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, खूब लगन से प्रयास तो करना पड़ेगा और इसमें अपनी पाठशाला भरसक प्रयास आपके लिए करेगी। जितना आपसे वादा किया है बेटा उससे कहीं ज़्यादा संस्थान आपको डिलीवर करेगा। हम एजुकेटर जितनी मेहनत करनी होगी उसके लिए तैयार हैं। हमने पूरी प्लानिंग करी है किस तरीके से आपको सिलेक्शन दिलाना है और उसी के तहत निरंतर यहाँ पर काम किया भी जाता है। थोड़ी बहुत कभी मान लीजिए कोई असुविधा होती है, जैसे कि एक समय पर अगर 2 क्लासेज चल गई, तो ऐसी सभी बातों को लेकर आप लोगों को परेशान नहीं होना है। समझ पा रहे हैं आप लोग, ध्यान से इस बात को आप लोग समझिएगा। चलिए हमने कहा बेटा कि अणु जो होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकते हैं लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल कैन बी फाउंड इन फ्री स्टेट बट डज नॉट टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। याद रहेगा आप लोगों को। आगे आप लोग देखिएगा। हाँ अच्छा सत्यम कुमार कह रहे हैं, सत्यम सिंह जी कह रहे हैं कि सर आपके शेरो शायरी के हम दीवाने हो चुके हैं। चलिए भाई ऐसा अभी शेर शायरी हमने कहा मारा, ठीक है ना। हम नहीं चाहते कि भाई हमारी शेरो शायरी के दीवाने हो, हम चाहते हैं कि आप हमारी टीचिंग स्टाइल के दीवाने हो, हमारे कंटेंट के दीवाने हो। शेरो शायरी तो फिर चलती रहेगी, ठीक। चलिए तो अणु, इसके साथ साथ बेटा हमें क्या पढ़ना है, अब अगली बात आप लोग छाप कर रखिएगा, परमाणु, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एटॉम कहा जाता है। समझ पा रहे हो, एटॉम कहा जाता है। इसमें लिखिए बेटा, लिखिए ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। जो परमाणु होते हैं उल्टा होगा अणु का, देखिए स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रह सकते, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं रह सकते, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रियाओं में लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। ये क्या करेंगे, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। लिखिएगा, एटम कांट बी फाउंड इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट, ठीक, फाउंड इन फ्री स्टेट बट टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। इनका क्या होता है कि जो अणु होते हैं बेटा ये स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं रह सकते, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या करते हैं, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, ठीक।
हाँ। अच्छा चलिए ठीक है प्रकाश कुमार जी, सर यू आर ए ग्रेट टीचर एंड ऑसम मोटिवेशनल टीचर ऑल्सो। चलिए भाई देखो ऐसा है बेटा कि मोटिवेशन थोड़ा बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए ईंधन चाहिए, डीजल पेट्रोल चाहिए। हम अगर कार्य करते तो हमें ऊर्जा चाहिए बेटा, जो हमें कहां से मिलती है? भोजन से मिलती है। वैसे ही हम ठीक दिशा में कार्य कर सकें, अपने सपने को पाने के लिए मेहनत कर सकें बेटा और सफल हो सकें, इसके लिए मोटिवेशन एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक, लेकिन ओवर मोटिवेशन नहीं आप लोगों को होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये कि बस मोटिवेशन के पीछे ही पागल नहीं होना है। हमें कंटेंट मजबूती से तैयार करना है, हमें पढ़ाई मेहनत करके करनी है। बस उसके साथ साथ थोड़ा बहुत ईंधन के रूप में कहीं से अगर मोटिवेशन मिलता है तो हमें उसे बेटा लेकर चलना होगा। हाँ चलिए ठीक है। ईश्वर चंद्र यहाँ पर कह रहे हैं कि जी गुरुजी आपकी टीचिंग के हम एकदम साइंस जो होता है पूरा पूरा समझ में आ जाता है। चलिए भाई धन्यवाद आप सभी को। बेटा यहाँ पर दो बातें हमने आपको बताई। अणु जो होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन ये रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते। यहाँ पर अणु की हमने बात किया कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, लेकिन ये रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात आप लोग छाप लीजिएगा हमारे साथ कि बेटा जो परमाणु होते हैं, इन्हीं परमाणुओं से क्या बनता है? इन्हीं परमाणुओं से अणु बनता है। ठीक, इन्हीं परमाणुओं से क्या बनता है? इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। यहां पर हमने कहा कि इन्हीं परमाणुओं से क्या बनता है बेटा? इन्हीं परमाणुओं से अणु बनता है। अणुओं से क्या बनता है? अणुओं से ही यौगिक बनता है, और यौगिक से आगे चलकर किसी पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। तो कुछ उसी प्रकार से आप लोगों ने समझा होगा, कुछ उसी प्रकार से आपने समझा होगा जैसे आपने बेटा कोशिका को समझा था। याद आ रहा है? जिस प्रकार से आपने कोशिका में देखा था उसी प्रकार से आपने यहां पर समझा होगा। कैसे समझा होगा भाई? हाँ एक बार यहां पर फिर से लिख देते हैं। कुछ इंग्लिश वाले विद्यार्थी हमारे ऐसे होंगे जो नाराज हो जाएंगे, गुरुजी आप केवल हिंदी में पढ़ाते हैं। लीजिए, एटम, एटम से बेटा माफ कीजिएगा, हाँ ठीक है, एटम, एटम से आगे चलकर क्या होगा? मॉलिक्यूल बनेगा। मॉलिक्यूल से क्या बन जाएगा बेटा? कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा। कंपाउंड से कोई सबस्टांस बन जाएगा। याद रहेगा? जिस प्रकार से आपने कोशिका में देखा था कि कोशिका से आगे चलकर ऊतक बनते हैं, ऊतक से आगे चलकर अंग बनते हैं, अंगों से किसी शरीर का निर्माण होता है बेटा, उसी प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि परमाणुओं से अणु बनेंगे, अणुओं से यौगिक बनेगा, यौगिक से किसी पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या है समझो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फिर छोटा कण कौन सा होगा, अणु छोटा कण होगा कि परमाणु? बेटा स्पष्ट हो चुका है, परमाणु छोटे कण होते हैं। क्या जी? परमाणु छोटे कण होते हैं, क्योंकि परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। तो अणु ये बड़ा आप कह सकते हैं कि कण होता है। अणु जो होता है बेटा ये बड़ा कण होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आगे की जानकारी के लिए अब आप हेडिंग बना लीजिएगा, परमाणु की आंतरिक संरचना, जिसमें अभी आपने किसकी जानकारी ली बेटा? जिसमें हमने आपको क्या किया था? चित्र बनाकर आप लोगों को समझाया था। लिखिएगा आप, परमाणु की आंतरिक संरचना। परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में आपको हम जानकारी देना चाहेंगे। लिखिएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम। ठीक, परमाणु की आंतरिक संरचना। अब देखिए कुछ प्रकार से अगर आप देखें बेटा तो परमाणु की आंतरिक संरचना कुछ इस रूपों में है, जिसको आपको मैंने पहले दिखाया। यहां पर ध्यान से देखिएगा तो परमाणु की आंतरिक संरचना बेटा आप लोग इसका केंद्रीय भाग देख पाओगे। यहां पर ध्यान से देखिए भाई, जिसको हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? जिसको हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस। यहां पर देख पा रहे हैं? चलिए इसको येलो कलर से दर्शाते, हम येलो कलर से ही दर्शाते हैं। यहां पर आपने किसको देखा है? इस जगह पर देख लीजिए बेटा, ये है परमाणु की आंतरिक संरचना में इसका केंद्रीय भाग, जिसे क्या कहा जाता है जी? जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को देख पाते हो, जबकि इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं? इसकी बाहरी कक्षा में होते हैं। तो आज ही इस बात को नोट लगा के लिखिएगा
कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के केंद्रीय भाग यानी कि नाभिक में पाया नहीं जाता। नाभिक की रचना केवल न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों से होती है, इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होता। याद रहेंगी बातें? बोलो क्या याद रहेंगी? बिल्कुल अच्छे से याद करिएगा। तो एक काम करते हैं, पहले कुछ जनरल बातें, सामान्य बातें आपको समझाते हैं बेटा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी खोज कब हुई, इनका मास यानी इनका द्रव्यमान कितना होता है और इनकी प्रकृति कैसी होती है, पहले इसे हम लोग समझते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा बेटा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक तरफ थोड़ा सा दूर लिखेंगे आप लोग ताकि हम इनकी प्रकृति वगैरह को भी आपको अच्छे तरीके से समझा पाएं। इलेक्ट्रॉन लिखिएगा, फिर यहां पर लिखिएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन, फिर इस जगह पर आप लिख लीजिएगा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब यहां पर आप लोग लिखिएगा। हाँ, चलो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जानकारी आपको हम देने चल रहे हैं बेटा। हेडिंग बना लीजिएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहां पर समझिएगा, यहीं से भी खूब क्वेश्चन पूछा गया। प्रोटॉन और उसके बाद लिखिएगा न्यूट्रॉन। ठीक, ध्यान से इस बात को आप लोग देखिएगा। अब सबसे पहले इसकी डिस्कवरी कब हुई थी इन तीनों पार्टिकल्स की, इसको हम लोग समझेंगे। ध्यान से बेटा इसको देखिएगा, यहां पर हमने लिखा है, यहां पर खोजकर्ता लिख लीजिएगा, खोजकर्ता। ठीक, यानी कि इसकी डिस्कवरी कब हुई थी इसे हमें समझना है। ठीक, हाँ चलिए, इसके बाद दूसरी बात हम लोग क्या समझेंगे, इसकी प्रकृति को समझेंगे। प्रकृति यानी कि नेचर क्या है, इन कणों की प्रकृति कैसी होती है, और इनके द्रव्यमान को भी हमें समझना होगा। द्रव्यमान यानी इन कणों का मास कितना होता है, ध्यान से बेटा समझो। अच्छा, इसके पहले अगर आप लोगों को और कुछ हम बताएं बेटा, डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत आया था, कब आया था? 1802 में। डाल्टन साहब ने परमाणु सिद्धांत दिया था 1802 में, जिसके तहत डाल्टन साहब ने कहा था कि परमाणु जो होते हैं, जो एटम होते हैं, ये किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे कण होते हैं। यानी उनका मानना था कि परमाणु विभाज्य नहीं है, परमाणु से छोटे कण किसी पदार्थ में मौजूद नहीं होते हैं। ऐसा किसका कहना था जी? ऐसा कहना था डाल्टन साहब का 1802 में, जिनका परमाणु सिद्धांत आया था। लेकिन आगे चलकर हुआ क्या बेटा, ध्यान से समझना। आगे चलकर हुआ क्या कि ये बात है 1897 की, जब जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने, किसने? जे थॉमसन या जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने किसकी खोज करी थी? याद करो, इसकी, ये इलेक्ट्रॉन की खोज करी। तब जाकर उनका परमाणु सिद्धांत वाली बात को लोग झूठा साबित कर देते हैं। यानी वो बात जिसमें डाल्टन साहब ने कहा था कि परमाणु से छोटे कण किसी पदार्थ में मौजूद नहीं होते, ये वाली बात गलत पाई गई। क्यों? क्योंकि परमाणु के अंदर ही और छोटे कणों के रूप में किसकी खोज हो गई? सबसे पहले 1897 में सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। फिर आगे चलकर बात कब की है? 1919 ईस्वी की बात है, जब किसकी खोज हुई थी बेटा? प्रोटॉन की खोज हुई थी। किसने किया था? इथापर रदरफोर्ड ने ही किया था। अब कोई कह सकता है नहीं गुरुजी, इसका मतलब आप अपडेट नहीं है। अरे गोल्डस्टीन ने किया था, रदरफोर्ड का नाम यहां पर नहीं आता। तो बेटा अभी आगे चलकर गोल्डस्टीन वाली बात भी आपको हम समझा देंगे, परेशान मत होना। ठीक, आगे देखिए, फिर आगे चलकर 1932 में किसने? यहां पर बेटा बात करेगा इथा पर नचय। याद किया ना आप लोगों ने, ईंट पर नाच या इथा पर नचय से आपने याद किया होगा। चैडविक ने 1932 में किसकी खोज कर डाली? न्यूट्रॉन की खोज कर डाली। फिर एक बार हमारी बात को अच्छे से बेटा सुन लीजिएगा। देखिए ऐसा है, हमने कहा 1802 के आसपास डाल्टन साहब का परमाणु सिद्धांत आया था। डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत के माध्यम से, एटॉमिक थ्योरी के माध्यम से दुनिया को यह बताया कि किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे कण के रूप में कौन से कण मौजूद होते हैं बेटा? परमाणु मौजूद होते हैं, एटम मौजूद होते हैं। याद रहेगा आप लोगों को, किसी भी पदार्थ में सबसे छोटे कणों के रूप में कौन से आप कह सकते हैं सर? परमाणु मौजूद होते हैं। ऐसा किसका कहना था? ऐसा कहना था डाल्टन साहब का। लेकिन आगे चलकर किसकी खोज हुई? सबसे पहले परमाणु के मूलभूत कणों में, यानी कि एटॉम के अंदर जो सबसे छोटे कण खोजे गए, उसमें सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई।
इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद बेटा 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड साहब ने ही प्रोटॉन की खोज करी और इसके बाद 1932 में न्यूट्रॉन की खोज हो गई, जिसको चैडविक ने खोजा। अब तुम्हारे दिमाग में बात आती होगी गोल्डस्टीन वाली कि गुरुजी गोल्डस्टीन हम लोग पढ़ते हैं, कोई कोई गोल्डस्टीन बताता है। समझो, दरअसल जब बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाती है ना, तो उसके बाद गोल्डस्टीन साहब आते हैं, जिन्होंने सिर्फ ये अनुमान लगाया चूंकि परमाणु विद्युत के प्रति उदासीन होता है। क्या होता है जी? उन्होंने कहा परमाणु विद्युत के प्रति उदासीन होता है, इसका मतलब यह है कि परमाणु की बाहरी कक्षा में, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हमने इमेज आप लोगों को दिखा दिया, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर एटॉम का आप लोगों को दिखाया। तो गोल्डस्टीन साहब ने अनुमान सिर्फ इतना लगाया। ये कब की बात है? जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी, उसके बाद की बात है। गोल्डस्टीन साहब ने कहा चूंकि परमाणु विद्युत के प्रति उदासीन होता है, तो इसका मतलब उन्होंने अनुमान लगाया तो परमाणु के बाहरी कक्षा में जितने ऋणावेशित कण मौजूद होंगे, उसके केंद्रीय भाग में उतने धनावेशित कण भी मौजूद होने चाहिए। बस ये अनुमान लगाने का काम किसका था? गोल्डस्टीन साहब का था। फिर सुनिए, हमने कहा बेटा जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाती है तब एक वैज्ञानिक आते हैं गोल्डस्टीन, जिन्होंने ये कहा किस बात के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होते हैं। तो इसी आधार पर उन्होंने कहा कि अगर परमाणु विद्युत उदासीन होता है तो इसका मतलब उसकी बाहरी कक्षा में जितने ऋणावेशित कण मौजूद होंगे, अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, उतने ही उसके नाभिक में, उतने ही उसके केंद्रीय भाग में धनावेशित कण यानी कि प्रोटॉन मौजूद होने चाहिए। इसी वजह से बेटा आगे चलकर इनकी इसी बातों के आधार पर आगे चलकर बात कब की है? 1919 ईस्वी की बेटा बात है। आगे चलकर तब जाकर आप लोग देख पाओगे रदरफोर्ड साहब ने ही वास्तव में प्रोटॉन की खोज करी थी। अनुमान किसने लगाया था? गोल्डस्टीन ने। लेकिन आगे चलकर खोज यानी कि प्रोटॉन को प्राप्त किसने किया था बेटा? तो आपका जवाब किसका आएगा? आप जवाब यहां पर हमेशा किसको दोगे भाई? यहां पर आप रदरफोर्ड ही बताओगे। स्पष्ट हो गया? गुड मॉर्निंग भाई। चलिए हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सभी को। देखो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर हाँ गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सब बोल रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। तो ये बात क्या स्पष्ट होगी बेटा? गोल्डस्टीन जब कहेगा, देखिए ऐसा है, तो आप कहेंगे सर मान लीजिए ये है, मान लीजिए ऐसा है कि अगर किसी विकल्प में गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड को दोनों को दे देगा, तब क्या मानेंगे हम? बेटा कभी भी ऐसा प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा गया, ना ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, जैसे कभी कभी मिलाने वाली बेटा बात आ जाती है। अगर मिलान में ऐसा लिख दे कि मान लीजिए कि प्रोटॉन के साथ साथ जोड़कर, जानते रदरफोर्ड का नाम एक जगह पर और शामिल होगा भी, अभी जब नाभिक आप लोगों को बताएंगे तो उस जगह पर भी इस बात की हम चर्चा करेंगे। 1911 की बात है जब रदरफोर्ड साहब ने परमाणु के केंद्रीय भाग यानी कि नाभिक की खोज करी थी। अच्छा, इस बात को अभी फिर से स्पष्ट हम करेंगे, ठीक, जब नाभिक पढ़ाएंगे तो इस बात को फिर स्पष्ट करेंगे, अगर किसी के दिमाग में डाउट होगा तो खोजकर्ता वाली बात स्पष्ट हो गई भाई। इन तीनों मूलभूत कणों में हमने आपको बता दिया बेटा कि 1897 में जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की और 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। स्पष्ट हुआ? चलो अब प्रकृति की बेटा बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रकृति की बात करते हैं। चलिए ठीक है गुरुजी, बात कर लीजिए। यहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है? ऋणावेशित होती है। लिखो, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है? ऋणावेशित होती है। यानी इस पर बेटा कैसा चार्ज होता है? आप याद रखिएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा जी? इस पर आप कह सकते हैं कि सर नेगेटिव चार्ज होता है। आगे देखो, यहां बेटा अगर प्रोटॉन की बात करेगा तो ये एक धनावेशित कण होता है, यानी इस पर कैसा चार्ज होता है? इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि न्यूट्रॉन की बात करेगा तो ये उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा, यानी कि लिख देता हूं ये न्यूट्रल होगा। कैसा होगा बेटा? ये न्यूट्रल होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, उदासीन होगा यानी कि ये न्यूट्रल होगा। इसके पास हमने कहा कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा बेटा? ये धनावेशित कण होता है, यानी कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। आगे देखिएगा, ऋणावेशित की बात करेगा तो इसका मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा जी? इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। ये सब याद रहेगा ना आप लोगों को? बिल्कुल याद करिएगा। अब द्रव्यमान की बात आपको तेजी से बता दे। द्रव्यमान ध्यान से सुनना बेटा। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन के मास की बात करेगा 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम,
ठीक, ये किसका मास है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, देखना। और अगर प्रोटॉन के मास की बात करता है तो 1.7672 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 27 किलोग्राम, ये किसका द्रव्यमान है बेटा, ये द्रव्यमान आपका प्रोटॉन का है। आगे देखिएगा, इसके बाद अगर न्यूट्रॉन की बात करेगा तो 1.674 गुणे 10 की घाते माइनस में 27 किलोग्राम, ये द्रव्यमान किसका होता है जी, ये द्रव्यमान आपके न्यूट्रॉन का होता है बेटा। अब ध्यान से आप सभी लोग देखें और हमें बताएं, ध्यान से आप सभी लोग देखें और हमें बताएं कि ये जो परमाणु के मूलभूत कण हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं बेटा, कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कहां पर मौजूद होते हैं, परमाणु में मौजूद होते हैं। बताइएगा इसमें इसका द्रव्यमान देखकर बताओ बेटा, सबसे भारी यानी कि हैवीएस्ट पार्टिकल कौन सा है, हैवीएस्ट पार्टिकल ऑफ एटम कौन सा है बेटा, यानी कि परमाणु का सबसे भारी कण। फिर समझ लो, यानी आप समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु बनते हैं, परमाणुओं से अणु बनते हैं, अणुओं से यौगिक और यौगिक से किसी पदार्थ का निर्माण होता है। समझ पा रहे हो? तो यहां बेटा इनका द्रव्यमान आप देखो, द्रव्यमान के आधार पर सभी लोग जवाब दो कि यहां पर सबसे भारी कण कौन सा होगा और सबसे हल्का कण कौन सा होगा। ठीक, सबसे पहले हैवीएस्ट पार्टिकल ऑफ एटम की बात करेंगे, सबसे भारी कण जो परमाणु में दिखता है, इन तीनों में से कौन सा है, जल्दी से आप सभी लोग बताएं। भाई सभी लोग ध्यान से यहां पर देखें और हमें जवाब दें। जवाब कैसे दे भाई, जल्दी से बताओ, किसको किसको लग रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से सबसे भारी कौन सा है, सबसे पहले ये बता दो बस। या जिनको पूरी बात हमारी समझ में आ गई है, दोनों चीज बता सकते हैं। अच्छा, यहां पर विष्णु कुमार जी कह रहे हैं कि सर प्रोटॉन सबसे भारी होगा, ओडम कुमार जी कह रहे हैं कि सर प्रोटॉन सबसे भारी होगा। भाई ऐसा है कि हम यहां पर फिर अच्छे से स्पष्ट कर दें, जिनको ये लग रहा हो गुरुजी यहां थोड़ा गलत लिखा है क्या, नहीं, हमने जो बोला हमने वही लिखा हुआ है। फिर समझो, 1.672 इंटू 10 टू द पावर 27 किलोग्राम ही लिखा गया है। कितने लोगों को लग रहा है कौन सा सबसे भारी है? शालिनी कह रही है कि सर इलेक्ट्रॉन सबसे भारी है। अच्छा जी, प्रिया झा कह रही है कि सर इलेक्ट्रॉन सबसे भारी है। और कुछ लोग बताइए। हाँ, हल्का सबसे, विष्णु कुमार कह रहे कि सर सबसे हल्का यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा। क्या ऐसा है? क्या सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होगा जी? फिर एक बार आप लोग समझ लो बेटा, तुम लोग अभी इसका मतलब यह है कि सिंपल मैथ नहीं समझ पा रहे हो, जो सरल कॉन्सेप्ट होता है किसका, गणित का। और एक बार ध्यान दीजिएगा, तुम्हारी प्रारंभिक परीक्षा में भी कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन गणित का आएगा, समझ पा रहे हैं। और उसके बाद तुम्हारी मुख्य परीक्षा में भी शायद 70 से 80 नंबर का डिस्क्रिप्टिव मैथ पूछा जाता है, यानी कि तुम्हारी सिलेक्शन में, तुम्हारी सफलता में भाई मैथ का बहुत बड़ा योगदान होगा। लेकिन फिर भी अगर तुम लोग सरल प्रकार के प्रश्नों का जवाब नहीं करते हो तो इसका मतलब यह है कि लापरवाही चल रही है भाई। हाँ देखिए, यहां पर लाइव तो काफी सारे लोग हैं, लेकिन कमेंट बहुत कम लोगों का आ रहा है। मंटून कुमार का कहना है गुरुजी सबसे भारी होगा इलेक्ट्रॉन, जबकि विष्णु कुमार कह रहे हैं कि सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होगा। रेशमी कुमारी प्रोटॉन को सबसे भारी बता रही हैं। फिर समझो बेटा, अच्छा तुम लोग ये बताओ, माइनस में 31 बड़ा होगा कि माइनस में 27? नहीं समझ पाए तो ये बताओ, माइनस में 2 बड़ा होगा कि माइनस में 4? माइनस में 2 बड़ा होता है। माइनस में जो वैल्यू ज्यादा होती है बेटा वो कम आकी जाती है, छोटी आकी जाती है ना ऐसा भाई। -2 और -4 में बड़ा कौन है? -2। उसी प्रकार बेटा -31 और -27 में बड़ा कौन है? तो आप कह सकते हैं सर -27। यानी यहां पर देखो, इनकी घातों को देखकर यह समझ में आ जाएगा। -31 घात में लिखा है बेटा किसके? इलेक्ट्रॉन के साथ, जबकि -27 दोनों के घातों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ लिखा है। यानी हम इनकी घातों को ही देखकर यह बता सकते थे कि सबसे हल्का कौन सा होगा जी? सबसे हल्का तो आपका इलेक्ट्रॉन होगा। समझ पा रहे हो बेटा? सबसे हल्का तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होगा। फिर अब बात आएगी कि सबसे भारी कौन होगा। यहां पर भी घात में लिखा गया -27, यहां पर भी घात में लिखा गया -27। अभी मामला बराबरी का है, ध्यान देना भाई तुम लोग। देखो इसके बाद क्या होगा, अब आपको चेक करना होगा कि 1.672 बड़ा होता है कि 1.674।
तो आपको स्पष्ट हो जाएगा गुरुजी 1.674 बड़ा होता है। तो इसका मतलब इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी बेटा न्यूट्रॉन होगा, जबकि सबसे हल्का कौन सा होगा जी? इलेक्ट्रॉन होगा। जल्दी से बताओ कितने लोगों को ये बातें समझ में आ गई? अभी समझ में आया है। उज्जवल कह रहे हैं कि सर हैवी न्यूट्रॉन होगा और लाइटेस्ट कौन सा होगा? यहां पर जो है आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आ गई? तो इसे आप लोग नोट लगा के बेटा लिख भी लीजिए, इसे नोट लगा के लिख लीजिए। वैसे यहां से क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपके लिए जानना जरूरी होगा। लिखो यहां पर ये सबसे भारी होगा, ठीक है? लिखिएगा हैवीएस्ट पार्टिकल्स। हैवीएस्ट पार्टिकल, ठीक। चलिए किसकी बात हो रही है भाई? ध्यान से देखना बेटा, यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं? यहां पर हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन की, जो सबसे भारी होगा। जबकि सबसे हल्का क्या मिला जी? ये सबसे हल्का आप लोगों को इलेक्ट्रॉन मिला। लिख लो, ये सबसे हल्का होगा। बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं? ये समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? लाइटेस्ट पार्टिकल आप लोग यहां पर लिख लीजिएगा। ये समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया भाई? जल्दी से आप लोग बताओ। बिल्कुल आप सभी को समझ में आ चुका होगा, समझ में आ चुका होगा ना कि सबसे भारी कौन सा होगा, सबसे हल्का कौन सा होगा। अरे भाई अब तो स्पष्ट हो गया, आ चुका होगा, ठीक है। तो ये तीनों बातें बेटा आप लोग जान लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, इनकी प्रकृति कैसी है और इनका द्रव्यमान कितना है, ये तो स्पष्ट हो चुका होगा सभी को। अब किसी प्रकार से किसी भाई को हमारे कोई समस्या नहीं रह गई होगी। अब आगे ले चलते हैं आप लोगों को। कहां पर ले चलते हैं भाई? अब बेटा बात करते हैं यहां पर किसकी? इसके बाद देखो कुछ कण होते हैं, जैसे कि हम चर्चा आप लोगों से करते हैं पॉजिट्रॉन की। किसकी बात करते हैं बेटा? पॉजिट्रॉन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पॉजिट्रॉन। ये कुछ अलग से कण होते हैं जो हमारे परमाणु में ही पाए जाते हैं। तो पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता के बारे में जब बात पूछेगा तो लिखिएगा एंडरसन। क्या है बेटा? पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन है, याद रहेगा। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन है। आगे देखिएगा, अगली बात लिखिएगा, इसका ऐसे लिखिएगा, इसका द्रव्यमान व आवेश, इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान व आवेश, इसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण मानते हैं। इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कहा जाता है। इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कहते हैं, याद रहेगा। इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कहते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। यहां से बेटा प्रश्न पूछा गया, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते होंगे ना तो वहां पर आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रॉन का एंटी कण पूछा गया। अब फिर यहां भी समझने वाली बात है, जैसा आपने देखा। और हाँ, ये सब जान लेना, ये जो तुम लोगों ने यहां पर गलती करी है बेटा ना, ये सब बचपन की गलतियां हैं, सरल सी बातें जो तुम समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप इन बातों को समझ नहीं पा रहे, इसका मतलब बेटा ये है कि जहां जहां मैथ का सवाल तुम्हें दिखेगा फिर उन सब से तुम भागोगे, और ये तुम्हारी बचपन की गलतियां हैं। और कब तक जी? और 55 तक परेशान करेंगी। जब तक उम्र 55 तक नहीं हो जाएगा तब तक परेशान रहोगे, अगर इन बचपन की गलतियों को नहीं सुधारे तो। ये बातें समझ में आ गई हैं? बिल्कुल ध्यान से इस बात को नोट लगा के बेटा आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, तो अभी अभी हमने आप लोगों को क्या बताया, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन का कितना है, ये सब आपने देख लिया। हम अभी अभी चर्चा किसकी कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन की एंटी कण की चर्चा कर रहे थे। क्यों पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का एंटी कण मानते हैं, फिर समझिए बेटा। अभी जो बात आप लोगों को यहां पर हम लिखवा देंगे, इससे आप लोग और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। लिखो, ये धनावेशित मूल कण होता है। क्या होता है? ये धनावेशित मूल कण है। अब यहां पर समझो, यहां पर बेटा समझो, पॉजिट्रॉन धनावेशित है,
जबकि इलेक्ट्रॉन को क्या आपने देखा, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। आगे समझो, यहां पर जो है, यहां पर पॉजिट्रॉन का जो आवेश और द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। आवेश और द्रव्यमान यानी कि मास और जो चार्ज इस पर होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और ये धनावेशित है जबकि इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋणावेशित है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन का एंटीकण कहते हैं। याद रहेगा आप लोगों को, बिल्कुल बेटा इसे आप लोग याद करिएगा। पॉजिट्रॉन के साथ साथ एक और नोट लगाकर लिखिएगा। किसे नोट लगाकर लिखेंगे, यहां पर एक और कण कहां पर पाया जाता है बेटा, परमाणु में पाया जाता है, न्यूट्रिनो। चलिए, न्यूट्रिनो कोई खोज करता कौन है गुरुजी, इसकी खोज करता है पाउली। और इसके पास ना तो बेटा आवेश होता है ना ही क्या होता है, लिखिएगा द्रव्यमान व आवेश रहित कण। द्रव्यमान व आवेश रहित कण क्या होता है, ये द्रव्यमान व आवेश रहित कण है। द्रव्यमान व आवेश रहित कण है। न्यूट्रिनो बेटा कैसा है, द्रव्यमान और आवेश इसके पास नहीं होता है। लिख सकते हैं आप लोग कि न्यूट्रिनो हैज नो मास एंड चार्ज। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। न्यूट्रिनो के बाद एक और लिखिएगा पाई मेसान। अगला जो कण होगा बेटा वो कौन सा होगा, वो होगा पाई मेसान का। कौन सा होगा, पाई मेसान। बस इसका खोजकर्ता आप लोगों से पूछेगा, खोजकर्ता कौन है जी, खोजकर्ता बेटा इसकी युकावा है। कौन है, इसकी खोजकर्ता युकावा है, याद रहेगा। तो हमने आपसे क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ साथ आप बेटा यहां पर पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और पाई मेसान को भी जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, हाँ, ध्यान से इस चीज को आप नोट करते चलिएगा। ठीक, यहां पर सिर्फ हमने क्या बताया बेटा, जब खोजकर्ता की बात करेगा पॉजिट्रॉन की तो आप एंडरसन कहोगे। इसका द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी कि इसका मास और इसका जो चार्ज होता है ये किसके इक्वल होता है बेटा, आप कह सकते हैं सर इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन का एंटीकण मानते हैं। ठीक, हाँ, एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग किसे कह सकते हैं, आप पॉजिट्रॉन को कह सकते हैं। और एक धनावेशित कण होता है। अच्छा, इंग्लिश में भी लिखना है भाई। चलिए ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं, लिख लीजिएगा। हाँ, यहां पर लिख लीजिएगा बेटा इसका मास, ऐसे लिख लो, मास एंड चार्ज, मास एंड चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप लिखिएगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये। कैसा है ये बेटा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। पॉजिटिव चार्ज ये पार्टिकल है, क्या है ये, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लिख लीजिएगा। यहां पर आप लिख सकते हैं कि एंटी पार्टिकल ऑफ, इसे क्या कहते हैं, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। पाउली ने इसकी खोज की बेटा। देखो, पाउली को इंग्लिश में भी क्या कहेंगे जी, पाउली ही कहेंगे। एंडरसन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एंडरसन ही कहेंगे। युकावा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, युकावा ही कहेंगे। पॉजिट्रॉन को भी अंग्रेजी में पॉजिट्रॉन कहेंगे। न्यूट्रिनो को भी उसी प्रकार, पाई मेसान को भी इंग्लिश में भी यही बुलाएंगे। अब कोई ये नहीं कहे गुरुजी ऐसा है कि इसको भी आप लिख दीजिए। हाँ बेटा, हिग्स बोसान अलग कण है, उसको हम किसी अगले चैप्टर में आपको पढ़ा रहे होंगे मंटन कुमार जी, यहां पर बेटा नहीं आता है। हाँ, लिख लीजिएगा भाई, न्यूट्रिनो के पास यहां पर मास एंड चार्ज नहीं होता। मास एंड चार्जलेस पार्टिकल्स कह सकते हैं, चार्जलेस पार्टिकल्स कह सकते हैं। ठीक, मास एंड चार्जलेस पार्टिकल्स ऑफ एटम की बेटा बात करेगा तो जवाब क्या आएगा, न्यूट्रिनो आएगा। और पाई मेसान से सिर्फ क्या पूछता है, इसकी खोजकर्ता पूछता है। ठीक है भाई, आगे देखिएगा। अब यहां पर हम आपको फिर से बेटा अपने तरीके से हम क्या करते हैं, अपने तरीके से एक बार स्ट्रक्चर बनाकर आप लोगों को दिखाते हैं। ये है परमाणु की आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार से।
जिसके केंद्रीय भाग को क्या कहेंगे, तो समझने का प्रयास करना। इसके केंद्रीय भाग को बेटा नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके केंद्रीय भाग को न्यूक्लियस पढ़ा जाता है। क्या जी? न्यूक्लियस पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं? इसके केंद्रीय भाग को गुरुजी क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियस पढ़ते हैं। चलिए, नाभिक की डिस्कवरी कब हुई थी? तो 1911 में, 1911 में। क्या जी? 1911 में, यानी कि 1911 की बेटा अगर बात करेगा तो 1911 में कब 1911 में किसने करी? रदरफोर्ड ने। किसने जी? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी करी बेटा? इस नाभिक की डिस्कवरी करी। गुरुजी, नाभिक की रचना किससे होती है? केवल न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों से होती है। तो सर फिर इलेक्ट्रॉन कहां पर पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन बेटा इन बाहरी कक्षों में व्यवस्थित रहते हैं और किसका चक्कर लगाते रहते हैं? इसी नाभिक का चक्कर लगाते रहते हैं। यही बातें क्या याद रहेंगी आप लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट एक खूब प्रश्न बेटा यहां से पूछा गया। अब तुम अगली बात हमारे साथ नोट लगा के लिखो। देखो 3-4 क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। जब पूछेगा हाँ, नाभिक के द्रव्यमान का कारण, नाभिक का जो द्रव्यमान होता है, नाभिक का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस की बेटा बात करेगा। नाभिक के द्रव्यमान का कारण अगर आप लोगों से पूछता तब क्या बताओगे? अगली बात, अगला क्वेश्चन यहां से पूछेगा नाभिक की प्रकृति कैसी होती? इन प्रश्नों का जवाब आप लोग दीजिएगा बेटा। नाभिक की प्रकृति कैसी होती है? नेचर कैसा होता है न्यूक्लियस का? लिखिएगा नेचर ऑफ जब न्यूक्लियस की बात करेगा तब क्या बताओगे? नेचर ऑफ न्यूक्लियस की बात करेगा तब क्या बताओगे? और आगे लिखिएगा हाँ, परमाणु विद्युत के प्रति उदासीन क्यों होता है? लिखिएगा परमाणु विद्युत के प्रति या विद्युत उदासीन क्यों होता है? परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है? परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है? इन तीनों प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं क्या आप लोग? हाँ, इन तीनों प्रश्नों का जवाब हमारे कितने साथी ऐसे हैं जो इन तीनों प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं? जल्दी से बताएं कितने साथी हमारे ऐसे हैं जो इन तीनों प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं बेटा? हाँ, ध्यान से देखिए और जवाब दीजिएगा। भाई कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं? जल्दी से बताएं बेटा। बेसिक सा प्रश्न है आप लोगों से जो हमने पूछा है। हमने जो आप लोगों से पूछा है बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हो, जल्दी से आप लोग बताएं। हाँ, लिख सकते हैं यहां पर इंग्लिश भाई जिसको चाहिए। व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिक इनडिफरेंस, इलेक्ट्रिक इनडिफरेंस, इलेक्ट्रिक इनडिफरेंस। कितने लोग ऐसे हैं जो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कर पाएंगे? भाई जल्दी से बताओ। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा? लिख दिया हमने यहां पर, व्हाई एटॉम इज इलेक्ट्रिक इनडिफरेंस, यानी कि परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है? चलो क्वेश्चन का जवाब दो भाई। कुछ तो आप लोग बेटा बताओगे। अच्छा, पहले का जवाब यहां पर जो है ओडम कुमार दे रहे हैं गुरुजी, क्या होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। दूसरे का जवाब यहां पर पॉजिटिव आ रहा। वेरी गुड ओडम कुमार, बहुत ही शानदार। न्यूक्लियस मास होगा प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या पर। वेरी गुड बेटा विष्णु कुमार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार। इस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर करना होता है। तुम खुद समझो, कॉमन सा क्वेश्चन बेटा मैंने अभी आप लोगों से पूछा है कि परमाणु का द्रव्यमान किसकी वजह से होगा? खुद समझो, न्यूक्लियस का मास, इसके पीछे बेटा रीजन क्या है? आप कहेंगे सर नाभिक में न्यूक्लियस में जो पार्टिकल होंगे उसी की वजह से तो इसका द्रव्यमान देखा जाएगा। भाई न्यूक्लियस में, नाभिक में जो भी पार्टिकल होंगे उसी की वजह से इसका द्रव्यमान देखा जाएगा। स्पष्ट है? तो तुम बताओ नाभिक का द्रव्यमान किसकी वजह से होगा? न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या की वजह से होगा।
स्पष्ट है कि नहीं? अरे जो पार्टिकल, जो कण नाभिक में होंगे उसी की वजह से उसका द्रव्यमान देखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन शामिल नहीं करोगे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बता सकते हैं बेटा। नाभिक की प्रकृति कैसी होती है? तो सब लोगों ने जवाब यहां पर दिया है सर, धनावेशित होती है। क्यों धनावेशित होती है? क्योंकि इसके पास प्रोटॉन तो है ना भाई। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है बेटा, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन वहां पर प्रोटॉन भी तो है, नाभिक में प्रोटॉन भी तो है बेटा। और अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का नेचर कैसा होता है? आप कहेंगे सर उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। लिख लीजिएगा बेटा, नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक की प्रकृति कैसी होगी जी? नाभिक की प्रकृति धनावेशित होती है, यानी किसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है नाभिक की प्रकृति बेटा? हमने कहा लिख लेना यहां पर, पॉजिटिव चार्ज इसके पीछे होता है, यानी कि नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है। आगे देखिएगा, परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है? अगर यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है बेटा। समझो हमने क्या लिखा? चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसी वजह से क्या होती है? इसी वजह से कोई जो परमाणु है वो इलेक्ट्रिक इंडिफरेंस दर्शाता है। समझ पा रहे हैं? यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, फिर समझो यही तो अनुमान गोल्डस्टीन ने बेटा लगाया था। गोल्डस्टीन ने इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाने के बाद गोल्डस्टीन ने यह अनुमान लगाया कि अगर इलेक्ट्रॉन है इसकी बाहरी कक्षा में, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, जितने ऋणावेशित कण बेटा बाहरी कक्षा में इसके हैं, उतने धनावेशित कण भी किसी नाभिक में मौजूद रहने चाहिए। इसी वजह से उन्होंने कहा था कि भाई परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। या ये फिर समझो, अच्छे तरीके समझो, जब ये देखा गया, जब ये तय हो चुका था कि परमाणु विद्युत के प्रति उदासीन होते हैं, तो इसी आधार पर इन्होंने अनुमान लगाया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो इतनी चीजें क्या समझ में आ गई? तो अगर हम यहीं पर तुम्हें बेटा नोट लगवा के ऐसा बताना ही चाहें, अगर तुम्हें यहां पर और अच्छे से हम समझाएं, तो कैसे तुम इन बातों को समझोगे? ध्यान से इस चीज को देखो। हमने तुम्हें अभी क्या क्या बेटा बताया, समझने का प्रयास करना। देखो हमने तुमसे कहा यार कि 1802 में डाल्टन साहब ने किसकी खोज करी थी बेटा? परमाणु की खोज करी थी। किसकी? एटॉम की खोज। समझना, परमाणु की खोज 1802 में परमाणु की खोज हुई थी। इसके बाद परमाणु के बाहरी कक्षा में 1897 की बात है, जब बेटा किसकी खोज होती है? जब इसकी खोज होती है इलेक्ट्रॉन की। आगे समझो, पूरा क्रम से बता रहे आप लोगों को। इसके बाद तुम देखो 1911 में नाभिक की खोज होती है। समझ लो 1911 में किसकी खोज होती है? नाभिक की। फिर आगे चलकर नाभिक के अंदरवा जो पाया जाएगा जी 1919 में, तब आगे चलकर खोज होती है प्रोटॉन की। किसकी बेटा? प्रोटॉन की खोज होती है। और 1932 की बात करेंगे, 1932 की बात करेंगे बेटा, इथापरनचय चैडविक ने क्या किया था? फिर चैडविक ने आगे चलकर किसकी खोज करी थी? आप कह सकते हैं सर यहां पर न्यूट्रॉन ही लिखते हैं। फिर आगे चलकर चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। तो क्या ये बातें तुम्हें समझ में आ रही हैं कुछ? फिर समझो, 1802 में परमाणु खोजा जाता है, 1897 में परमाणु की बाहरी कक्षा में पाया जाने वाला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन खोजा जाता है, 1911 में इसका केंद्रीय भाग खोजा जाता है, फिर आगे चलकर इसके अंदरवा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसकी खोज होती है। क्या तुम्हें अब बातें समझ में आ रही हैं? भाई जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताओ, क्या अब तुम एक समझ विकसित कर पाए बेटा? और जब इस प्रकार से तुम पढ़ते हो तो ये मान के चलना तो तुम्हारा एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तुम सभी प्रश्नों को सही बनाकर आओगे। समझ पा रहे हो? तो आज की क्लास का टाइमिंग बेटा लगभग समाप्त हो चुका है। इसके आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो हमने कैसे किस प्रकार से आप लोगों को जानकारी दी। एक बार हमारे साथ सभी लोग यहां पर ध्यान देना। देखो ध्यान से देखो, हमें क्या क्या पढ़ना था इस चैप्टर के अंतर्गत, आप सभी लोग बेटा एक बार फिर समझिएगा। हमें कौन कौन से टॉपिक यहां पर कवर करने थे, हमने आप लोगों को समझाया। चैप्टर का नाम क्या था? परमाणु संरचना। याद रहेगा चैप्टर का नाम क्या था गुरुजी? चैप्टर का नाम था परमाणु संरचना। चलिए, तो परमाणु संरचना में हमें क्या क्या पढ़ना था? हमें पढ़ना था अणु और परमाणु के बारे में, हमने पढ़ लिया है, ठीक समझना। इसके बाद हमें परमाणु की आंतरिक संरचना को समझना था, हमने समझ लिया है। आगे चलकर बेटा कल तुम्हें समझाएंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, समझाएंगे कि एटॉमिक वेट या मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है।
आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक की चर्चा आपसे हम कल करेंगे, लेकिन ये सभी बातें तभी तुम्हें समझ में आएंगी जब तुम लोगों ने इन सभी बातों को समझा होगा जिसको आज की क्लास के दौरान हमने डिस्कस किया है। क्या हमने डिस्कस किया? हमने तुम्हें सबसे पहले एक इमेज के माध्यम से एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाया बेटा। हम इसको आगे चलकर बनाकर भी तुम्हें समझा दिए हैं, अब दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। इसको देख लेंगे, जब पीडीएफ तुम्हें मिलेगा ना तो इसको देखकर एक बार समझना, सारी चीजें आप लोगों को खूब आसानी से समझ में आ जाएंगी। स्पष्ट है कि नहीं? चलो इसके बाद आप लोग देखो, हमने सबसे पहले आप लोगों को अणु और परमाणु के बारे में जानकारी दी। हमने बेटा समझाया कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं और एटम क्या होते हैं। फिर हमने ये भी तुम्हें समझा दिया कि मूलभूत कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से परमाणु बनेंगे, परमाणुओं से अणु बनेगा, अणुओं से यौगिक और यौगिक से किसी पदार्थ का निर्माण होगा। आगे देखो, फिर यहां पर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन ये सबसे हल्का कण होता है, इसकी खोजकर्ता कौन है, इसका नेचर क्या है और इसके मास कितने हैं। तो इलेक्ट्रॉन को देखा, यहां पर हमने प्रोटॉन को भी समझा और इसके साथ साथ हमने न्यूट्रॉन को भी समझा। समझ पा रहे हो? इसके बाद आगे बढ़ते हुए हमने आपको जानकारी बेटा पॉजिट्रॉन के बारे में दे दी, न्यूट्रिनो को हमने समझा दिया और हमने पाई मेसान को समझा दिया। आगे बढ़ते हुए हमने जानकारी आपको दी, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम खुद बना के आप लोगों को समझाए और हमने आपको यह बता दिया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं। फिर यहीं से जोड़कर बेटा हमने 3 इक्वेशन की व्याख्या आप लोगों को दी थी। हमने 3 इक्वेशन आप लोगों को यहां पर डिफाइन कर दिया कि इन तीनों इक्वेशन का जवाब क्या दोगे, और फिर अब तक जो हम लोगों ने सीखा ना उसको क्रम के अनुसार हमने बता दिया। अब तुम्हारे दिमाग में गोल्डस्टीन वाली बात स्पष्ट बेटा हो जानी चाहिए। तुम खुद सोचो ना यार कि खुद नाभिक की खोज 1911 में रदरफोर्ड करते हैं, और जब नाभिक की खोज हो जाएगी तब ना नाभिक के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उसको खोजा जाएगा बेटा। 1911 में पहले नाभिक खोजा गया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, उसके बाद तब आगे चलकर 1919 में प्रोटॉन की खोज हुई। फिर सुन लो गोल्डस्टीन वाली बात हमने क्या बताया। चूंकि लोगों को यह पता था कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, क्या बेटा, लोगों को यह पता चल गया था कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाने के बाद गोल्डस्टीन साहब ने यह अनुमान लगाया चूंकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, यही कारण हो सकता है, मतलब इसके पीछे अनुमान लगाए कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि परमाणु की बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर या उसके केंद्रीय भाग में उतने ही धनावेशित कण मौजूद होने चाहिए। यानी इनका अनुमान लगाने का मतलब यह था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ये सब अनुमान लगाए थे, जबकि बेटा प्रोटॉन की वास्तविक खोजकर्ता कौन है आप हमेशा बताओगे, रदरफोर्ड ही है। याद रहेगा आप सभी लोगों को? जल्दी से बताओ। तो आज की क्लास में जितनी बातें हमने आपको बताई है बेटा, कल जो पढ़ाएंगे उसका यही आधार है। ये जो निचोड़ आज आप लोगों को हमने दिया है ना, ये कल की बातों का आधार है। तुम परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, फिर सम इलेक्ट्रॉनिक, संभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, इन सभी को तभी समझ पाओगे जब आज वाली बात आपको अच्छे से याद रहेगी। और मुझे लगता है कि बेसिक भाषा में समझाकर बिल्कुल सरल तरीके से 2-2, 3-3 बार रिवाइज करवाते हुए हमने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा दिया है। अब यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा गलत नहीं होगा। भाई कितने लोग ऐसे हैं जो पूरी चीजों को अच्छे तरीके से सीख लिए हैं, हमें जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर किसी प्रकार की कोई असुविधा बेटा हो, कहीं पर कोई डाउट हो तो हमसे उसको भी आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ, वैसे इस क्लास को हम समाप्त जरूर करेंगे जी, हाँ, लेकिन अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिए। हाँ, जल्दी से पूछो बेटा, अगर कोई किसी जगह पर कोई समस्या हो तो। भाई इकोनॉमिक्स की क्लास विष्णु कुमार जी हुई कहाँ है? अभी मेरी जानकारी में है नहीं कि आप लोगों को अर्थशास्त्र की क्लासेज यहाँ पर मिलनी शुरू हो गई, क्या ऐसा है? इकोनॉमिक्स की कोई क्लास आप लोगों को भी नहीं मिली होगी। अगर मिली होगी बेटा तो हम एक बार बात कर लेंगे, नहीं अपलोड हुआ तो अपलोड करवा देंगे, ठीक। चलिए, और कुछ बताएं। कोई भी किसी प्रकार की अगर असुविधा होती है तो आप लोग उसको जरूर सूचित करिए, जल्दी से बेटा हमें बता दीजिए अगर किसी प्रकार से कोई असुविधा आप लोगों को हुई हो तो।
चलिए ऑल क्लियर। प्रिया झा कह कि सर सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है, बहुत अच्छे से यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है भाई, सभी लोगों को सभी को समझ में आ गया। तो इसे कल रिवाइज करके आइएगा, इसके आगे की जानकारी आपको हम कल देंगे। अंत तक आप सभी साथियों ने, हाँ विष्णु कुमार जी, चलिए अच्छी बात है भाई, सबको सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो सभी को चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो चुकी हैं। अगर कोई डाउट रहेगा तो कल क्लास की शुरुआत हमसे आप लोग जरूर पूछेंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा, खूब खुश रहिएगा और मस्त रहिएगा, ठीक। हो सकता है बेटा हाँ ध्यान से समझो शालिनी, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो बेटा जल्दी से पूछ लो, ठीक। हाँ, और हाँ ध्यान रखना बेटा, हो सकता है कि आगे से यानी कि कल या परसों से आपकी क्लास की टाइमिंग थोड़ी चेंज करी जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो किसी प्रकार से परेशान मत होइएगा, ठीक। अच्छा हो चुका है अच्छा क्लास हुई है, लेक्चर 3 है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इकोनॉमिक्स की अगर क्लास चल रही होगी बेटा तो आप लोगों को उसको अपलोड करवा दिया जाएगा, निश्चिंत रहें बिल्कुल आप सभी लोग, ठीक। बाकी हो सकता है कि आपकी क्लास की टाइमिंग कुछ चेंज करी जाए, बिल्कुल सुबह सुबह क्लास लग सकती है, ठीक, बिल्कुल सुबह सुबह क्लास लग सकती है। तो इत्मीनान से एकदम खूब नहा धो के आप लोग आइएगा बिल्कुल सुबह सुबह क्लास में, ठीक है ना। हाँ, और साथ मिलकर चलेंगे, आराम से मंजिल तक पहुंचेंगे। इस बार अधिकारी बनने का सपना हम सभी लोग जरूर पूरा करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा, खूब खुश रहिएगा और मस्त रहिएगा। हम कल करेंगे आपसे मुलाकात। अगर शेड्यूल आपका कुछ चेंज होगा तो उसे आप लोग देख लीजिएगा और उस तय समय पर पहुंचने का प्रयास आप जरूर करेंगे, ठीक। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने अंत तक साथ बनाए रखा, ठीक। आभार आप सभी का। हाँ बेटा वड़म कुमार जी, सारी क्लासेज हुई हैं, एक बार जाकर देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो हमें कल सूचित जरूर करिएगा। आप सभी को धन्यवाद।